वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम मेगा टेस्ट सीरीज में मैं आप सभी के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे आप CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ये हमारी मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है, आप सभी को पता है। और आज की टेस्ट सीरीज 7th टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम ऑलरेडी 6 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने में वो पूरे 6th टेस्ट सीरीज नहीं करी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के टेस्ट सीरीज की मैंने एक सिंगल सी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हमने ऑलरेडी एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और बुक्स एंड ऑथर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसी है वो आप लोग देख सकें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग तैयार है इस टेस्ट के लिए, स्टार्ट करा जाए। उससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और भी अपने फ्रेंड्स को इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कीजिए। और अगर हम बात करें जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। रात के 9:30 बजे आपको चैनल पे ये वीडियोज़ और ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उससे को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक शेयर किया जाता है जब भी क्लास यहाँ पर होती है। तो सब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए 25 क्वेश्चंस रखे वर्ल्ड हिस्ट्री के। और इस टेस्ट सीरीज के एंड में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने आप सभी के लिए रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आशा करती हूँ आप लोग अपने टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आप सभी से पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपके, युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। नेपोलियन वॉज एक्साइल्ड टू द सेंट हेलेना आफ्टर द डिफीट इन द वॉर ऑफ। तो आपको उस बैटल, उस वॉर का नाम बताना है, कौन सा वो वॉर हुआ था, कौन से युद्ध के हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं बैटल ऑफ रशिया, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ पेनिनसुलर या बैटल ऑफ रिवोल्यूट। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आपके एग्ज़ाम में जैसे आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री के आपके इंडियन हिस्ट्री में भी हम लोगों ने बहुत सारे बैटल्स या वॉर देखे, ऐसे ही आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बैटल्स और वॉर होते हैं। क्लियर हो गया? इंडियन हिस्ट्री के मैक्सिमम जितने भी वॉर हुए हैं उसको मैं ऑलरेडी उस पर लेक्चर्स ले चुकी हूँ, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। उसको मैंने सिंगल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है तो आप उसमें से सारे बैटल्स कर सकते हो कि कौन सा बैटल कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वो सारा कुछ डिटेल में कराया हुआ है। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी इम्पॉर्टेंट बैटल्स आप सभी को पता होने चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के सिंगल जो युद्ध हुए थे, जो बैटल्स हुए थे, इस पर सिंगल वीडियो में लेकर के आऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि बैटल्स सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं है, इवन नहीं अगर आप कभी UPSC की प्रिपरेशन करेंगे, नेट का एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। वीडियो के एंड में एक बात याद रखना, 20 आउट ऑफ आप सभी का स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे क्वेश्चन रीड करने तक आपको आंसर बताना है। अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर बता दिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन से युद्ध के हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था, तो वो था आपका बैटल ऑफ वाटरलू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि आप लोगों को मित्र राष्ट्रों ने 7वां गठबंधन बनाकर जवाब दिया था, जिसने जून 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो यही पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था, जून 1815 में। जून 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। और अगर हम बात करें इसके अंदर किसको, आपके नेपोलियन को हराया गया था। अंग्रेजों ने उन्हें अंटार्कटिक में सेंट हेलेना के सुदूर द्वीप में निवासित कर दिया गया था, जहां 1821 में 51 यानी कि 51 वर्ष की आयु में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी, सेंट हेलेना की। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपसे ईयर भी पूछा जाता है कि बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था, तो याद रखना जून 1815 में, जून 1815 में आपका वाटरलू का युद्ध हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आ रहा आपके सामने, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है धर्म युद्ध के प्रथम युद्ध के अंत में किस शहर पर पुनः कब्जा कर लिया था। विच सिटी वॉज रिकैप्चर्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ क्रूसेड्स। आपके ऑप्शंस हैं रोम, वेनिस, जेरूसलम या फिर वीना। क्वेश्चन क्लियर हो गया। धर्म युद्ध के प्रथम युद्ध के अंत में कौन से शहर में पुनः कब्जा कर लिया गया था, कौन से शहर को यहाँ पर दोबारा से रिकैप्चर कर लिया था, ये पूछा गया। वो भी कब, द फर्स्ट वॉर ऑफ क्रूसेड्स। ठीक है, इसके एंड में कौन से शहर को यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, जेरूसलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो धर्म युद्ध के प्रथम युद्ध के अंत में यहाँ पर जेरूसलम शहर पर पुनः यानी रिकैप्चर दोबारा इसको कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रथम धर्म युद्ध के दौरान यूरोप के ईसाई शूरवीरों ने 7 सप्ताह की घेराबंदी के बाद जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। कितना है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 7 वीक यानी 7 हफ्तों के बाद इन लोगों ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था और शहर की मुस्लिम और यहूदी आबादी का नरसंहार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जितने भी आपकी सिटी में मुस्लिम रहते हैं और ज्यूज रहते हैं, जितने भी पॉपुलेशन, क्या करा उन्होंने, उनको उनका नरसंहार मास्करिंग करना उनका शुरू कर दिया था। ये कब हुआ था, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड्स। तो याद रखना एग्जाम में ये भी पूछा सकता है। तो डैट कौन सा, फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड, तो आपको पता होना चाहिए कब, आपके फर्स्ट क्रूसेड के दौरान। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप सभी से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ मोस्ट रेनेसांस आर्ट एंड लिटरेचर। इसमें से कौन सा पुनर्जागरण कला और साहित्य का केंद्रित विषय था। आपके ऑप्शन है पीपल यानी कि लोग, गॉड यानी कि भगवान, जीसस यानी कि यीशु, नन ऑफ द अबव यानी सी इसमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको बताना है रेनेसांस, आप सभी ने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। पुनर्जागरण में कला और साहित्य का जो केंद्रीय विषय था वो क्या था, मेनली फोकस उनका किस चीज़ पर था, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्योंकि रेनेसांस आपको ऑलरेडी पता है कि रेनेसांस का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, जिसका मतलब ही आपका पुनर्जागरण होता है। ठीक है, पुनर्जन्म होता है जिसका मतलब। और हमने ऑलरेडी मैंने रेनेसांस पे सिंगल भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो ये सारा कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और अगर आपको वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग रेनेसांस बाय सिद्धि तिवारी सर्च भी कर सकते हैं, तो भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण कला और साहित्य का जो केंद्रीय विषय था वो क्या था आपका, तो वो था आपका पीपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन थर्ड का जिसने भी ऑप्शन ए लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है, लोग की बात हुई थी। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं अधिकांश पुनर्जागरण कला और साहित्य का केंद्रित विषय क्या था, पर्सन यानी कि व्यक्ति था।
नवजागरण के एक नए व्यक्ति को अलौकिक शक्तियों के हाथों में लाचार होने के बजाय अपने भाग्य के नर्मदा के रूप में देखा गया था। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो सेंट्रल थीम है आपकी मोस्ट रेनेसांस की आर्ट और लिटरेचर की, वो क्या थी? पर्सन थी। तो आपको ये कभी क्वेश्चन देखने को मिले तो राइट आंसर क्या होगा? पर्सन होगा। बहुत से स्टूडेंट गलत भी कर सकते हैं क्योंकि उस पर रिलीजन की बात भी की गई थी। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ध्यान से पढ़ना। बात करते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नेम ऑफ शिप ऑन कोलंबस फर्स्ट वोयाज। आपके ऑप्शन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कोलंबस की पहली यात्रा पर जहाज़ों का नाम इनमें से कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं साता मारिया, पिंटा या फिर नीना। और आपके पास नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं कि ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ओनली फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ओनली सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, या फिर तीनों ही करेक्ट है। जल्दी से बताइए। इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आएगा। बाकी जिस तरीके से भी मैंने पूरी कोशिश की कि हर एक पार्ट में हर एक पैटर्न जो भी क्वेश्चन से पूछा जाता है वो सारे पैटर्न्स के तरीके से मैं आपके सामने यहाँ क्वेश्चंस पूछूं। तो अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाए, कोलंबस की पहली यात्रा पर जहाज़ों का नाम इनमें से कौन सा था, तो याद रखना वो सांता मारिया, आपका पिंटा और ये नीना, ये तीनों की तीनों ही ये जहाज़ों के नाम थे। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आफ्टर कोलंबस सक्सीडेड इन परसुएडिंग द क्वीन इलिजाबेथ ऑफ स्पेन टू फर्निश हिम विथ 3 टीनी शिप्स। तो आप देख सकते हो कोलंबस के द्वारा स्पेन की जो रानी है इजाबेल के 3 छोटे जहाज थे, सांता मारिया, पिंटा और नीना के साथ प्रस्तुत करने के लिए राजी करने में ये क्या हुए? सफल होने के बाद उन्होंने अटलांटिक महासागर पर अपनी यात्रा शुरू की। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा सकता है कि इन्होंने इस शिप के थ्रू कहाँ पर यात्रा करनी शुरू की थी। तो याद रखना आपका राइट आंसर क्या होगा? अटलांटिक ओशन। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा फ्रांस का राजनीतिक निकाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस। आपके ऑप्शंस हैं ड्यूमा, लोकसभा, स्टेट जर्नल और आपका रेस्टांग। तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए और इवनली या इसमें आपको ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेट जर्नल देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आशा करती हूँ कि ये किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हो कि ये 3 स्टेट थे, ठीक है। ये आपका पहला स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है और ये आपका तीसरा स्टेट है। तो स्टेट जर्नल आपकी फ्रांस की राजनीतिक संस्था है। आपकी स्टेट जर्नल जो है एक पॉलिटिकल बॉडी है आपकी फ्रांस की। यह क्षेत्र की फ्रांसीसी संपदा का प्रतिनिधित्व करने वाली आम सभा थी। कब? 1789 में। याद रखना सबसे पहले जो स्टेट में होते थे उसमें क्लर्गी यानी जो पादरी होते हैं वो आपके सबसे पहले स्टेट में आपको देखने को मिलता है। कौन? आपके जो क्लर्गी होते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेट में नोबल्स होते हैं, जो नोबैलिटी यानी कुलीनता के जो लोग होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दूसरे वाले स्टेट में। क्लियर? थर्ड में आप सभी को पता है, थर्ड स्टेट में आपके कॉमन पीपल जो आम लोग होते हैं वो आपके क्या होते हैं? थर्ड स्टेट में बैठते हैं। और ये कब? आपको 1789 में ये देखने को मिलेगा। टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप बड़ा आप क्लियरली सारी चीज़ें देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट स्टेट है ये रहा। फर्स्ट स्टेट में आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ द रोमन कैथोलिक क्लर्गी, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे पादरी सबसे ऊपर रहता था। सेकेंड स्टेट पे आप देखोगे नोबल्स रहते थे और इनकी पॉपुलेशन कम से कम कितनी थी? 20% देखोगे। थर्ड स्टेट में जितने भी लाइक आपके वेल्दी, वहीं अगर आप देखोगे थर्ड स्टेट में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके वेल्दी मर्चेंट्स आते हैं, स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, ठीक है। दूसरे अगर आप देखोगे जितने भी आपके पुअरली पेड सर्वेंट्स हुए वो भी आते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं थर्ड स्टेट में। और आपके पीजेंट भी रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना
कि 80% पॉपुलेशन हमारे फार्मर्स की ही होती है। तो थर्ड स्टेट में आपको ये 3 लोग देखने को मिलते हैं। सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट का आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। बाकी आप सभी ने इसको डिटेल में करा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पे सिंगल वीडियो लेकर के आऊँ और आपको इस टॉपिक को करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना होगा, तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी ताकि ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आप सभी से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कमांडर जनरल ऑफ इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इनमें से कौन सा इटली का कमांडर जनरल था। क्वेश्चन समझ आ गया। आपके ऑप्शन है बेनिटो मुसोलिनी, विंस्टन चर्चिल, फ्रांसिस्को फ्रैंको या फिर व्लादिमीर लेनिन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा इटली का कमांडर जनरल था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। ये चीज़ आपसे यहाँ पूछी गई है, तो याद रखना अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इटली का कमांडर जनरल कौन था आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, तो राइट आंसर क्या होगा, बेनिटो मुसोलिनी। क्लियर हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बेनिटो एमिलकेयर एंड्रिया मुसोलिनी इनका पूरा नाम है। एक इटालियन पॉलिटिशियन थे और ये जर्नलिस्ट भी हैं, जिन्होंने क्या करा था, आपके नेशनल फैसिस्ट पार्टी को भी फाउंड किया था, उसका नेतृत्व, उसकी स्थापना की थी। तो आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए नेशनल फैसिस्ट पार्टी यानी कि राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी की स्थापना और नेतृत्व करने वाला कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, बेनिटो मुसोलिनी। और इनकी अगर हम बात करें तो यही आपके कमांडर जनरल ऑफ इटली के कमांडर जनरल थे। कब के दौरान, आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, इनमें से कौन द्वितीय विश्व युद्ध की जर्मन सेना का नेता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ जर्नल मिलिट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब मैंने आपसे जर्नल मिलिट्री पूछा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान कौन था। आपके ऑप्शन है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टैलिन, एडोल्फ हिटलर या फिर विलियम हो। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना है जो भी चीज़ें पूछी गई हैं। आपसे पूछा गया दूसरे विश्व युद्ध की जर्मन सेना का नेता कौन था। आपके पास है 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है बहुत अच्छे से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सारे रेवोल्यूशन पता होने चाहिए। फ्रेंच हुआ, आपके रशियन रेवोल्यूशन हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, ठीक है। अभी तो हमारा ये सीरीज चल रहा है, इसके बाद में सिंगल सेपरेट वीडियो लेकर के होंगे और इस टॉपिक को भी कवर अप जल्दी करवाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो 2023 में अपना एग्ज़ाम देंगे, तो वो सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि जर्मन मिलिट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लीडर कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा, एडोल्फ हिटलर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो एडोल्फ हिटलर का टाइम पीरियड क्या है, 1889 टू 1945। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या फिर नाजी पार्टी के तानाशाह नेता थे ये, और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना की कमान संभाली थी। 1945 में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने अपनी आत्महत्या तक हिटलर ने जर्मनी ने सत्ता बरकरार रखी थी, ठीक है। इसके बाद किसने, हिटलर ने, यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने अपनी सुसाइड होने से पहले क्या किया था, पूरा का पूरा जर्मनी पर अपनी सत्ता बनाकर रखी थी, यहाँ पर ये रूल कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा, आपको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आपको प्रैक्टिस चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है अपने क्वेश्चन का आंसर 15 सेकंड के अंदर देना है, ठीक है। मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक पूरी कोशिश क्या करो कि आप क्वेश्चन का आंसर दो, और जब भी आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं तो आपको ऐसे होंगे कि 8th का राइट आंसर क्या है, 9th का क्या है। सिर्फ आप लोग A B C लिख के छोड़ देते तो इससे पता नहीं चलता है कि आपको कितना सही हुआ है कितना गलत है। तो आप लोग जब कमेंट बॉक्स में अपने रिस्पॉन्स करेंगे तो ऐसे लिखना। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, किस दार्शनिक ने कहा है कि सभी व्यक्तियों के पास कुछ निश्चित प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की खोज।
आपको बताना है व्हाट फिलोसोफर स्टेटेड दैट ऑल इंडिविजुअल पोजेस विद सर्टेन नेचुरल राइट्स सच एज लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ प्रॉपर्ली। आपके ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी, आपके ऑप्शंस हैं जेम्स एडम, जॉन लॉके, जॉन स्मिथ या फिर जॉन वेस्ले। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से वो कौन सा फिलोसोफर है, कौन सा वो दार्शनिक है जिसने ये बात बोली थी कि आपके सभी व्यक्तियों के पास कुछ निश्चित प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की खोज। तो जॉन एडम्स ने बोला था, जॉन लॉके ने बोला था, जॉन स्मिथ ने बोला था या जॉन वेल्सले ने बोला था। क्योंकि मैं कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछ ली जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किसने बोला है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये बात बोली थी आपके जॉन एडम्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी स्टूडेंट ने 8 का ए बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं आपका स्टेटमेंट वाइज है। किसने कहा था कि ब्रिटिश सरकार को चाहिए कानूनों को निरस्त करें, अधिकार का त्याग करें, सैनिकों को वापस बुलाएं, धन वापस करें और मांग की पुरानी पद्धति पर वापस आए? Who said that the British government should repeal the law, re-announce the rights, recall the troops, refund the money and return to the old method of requisition? आपके ऑप्शन है किंग जॉर्ज थर्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फेडरिक नॉर्थ या थॉमस हटचिंसन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? किसने ये बात कही थी कि ब्रिटिश सरकार को क्या करना चाहिए? कानूनों को निरस्त करें, अधिकार को त्याग करें, सैनिकों को वापस बुलाएं, धन वापस करें और मांग की पुरानी पद्धति पर वापस आए। तो ये बात बोली थी आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स आपका राइट का क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा है कौन सा दस्तावेज शुरू होता है हम इन सत्यों को स्वयं स्पष्ट मानते हैं कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है? वट डॉक्यूमेंट स्टार्ट स्टूड आउट वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। आपके ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, बिल ऑफ राइट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द फेडरलिस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है स्टार्ट किया गया था जिसकी वजह से क्या कि हम सभी क्या हैं सत्यों की स्वयं स्पष्ट मानते हैं कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। ये कौन से दस्तावेज जब स्टार्ट किया गया था उसके दौरान पता चलता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो याद रखना क्या होगा राइट आंसर? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा जब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 10 आप सभी का कितना स्कोर रहा। जब तक आप सभी अपना स्कोर बता रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए आए हैं जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो उसके लिए सेपरेट टेलीग्राम है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होती है उसका लिंक चाहिए, वहाँ पे जो क्विज होते हैं उसके लिए आपको दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो दोनों टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक आप सभी ने बता दिया था कि आउट ऑफ 10 आप सभी का स्कोर कैसा रहा और इससे आपको एक आइडिया भी लग गया हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से आप सभी की कैसी प्रिपरेशन है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हु सेड डोंट फायर अंटिल यू सी द वाइट ऑफ देयर आईज। किसने ये बात बोली थी कि जब तक तुम अपनी आंखों के गोरे ना देख लो तब तक आग मत लगाना? आपके ऑप्शन है जॉर्ज वॉशिंगटन, जोसेफ वेरन, विलियम हो या विलियम प्रेस्कॉट। किसने ये बात बोली थी जब तक तुम अपनी आंखों के गोरे ना देख लो तब तक तुम आग मत लगाना? अगर ये स्टेटमेंट ये पूछ लिया जाए कि ये बात किसने बोली थी तो याद रखना ये बात बोली थी आपके विलियम प्रेस्कॉट ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विलियम प्रेस्कॉट ने ये बात बोली थी। क्लियर हो गया?
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अभी हमने जस्ट इसको पढ़ा, तो यहाँ पर आपसे पूछा स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? हु रॉट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, सैम्यूल एडम्स, जोसेफ जेफरसन या जॉन हैंकॉक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आशा करती हूँ कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे सही इसका जवाब देने वाले हैं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। एंट्रेंस के साथ साथ इवनली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप भी बाय चांस आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो राइट आंसर क्या होगा? थॉमस जेफरसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। थॉमस जेफरसन को 1790 के दशक तक स्वतंत्रता की घोषणा के प्रमुख लेखक के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन दस्तावेज के मूल रूप से संपूर्ण महाद्वीप कांग्रेस द्वारा सामूहिक प्रयास के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा के प्रकाशन का आदेश कब दिया था? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? व्हेन डिड कांग्रेस ऑर्डर द पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? तो आपको डेट भी पता होना चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो जून 3, 1776, जुलाई 1, 1776 या जुलाई 4, 1776 या सितंबर 3, 1776। तो आपको बताना है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा का प्रकाशन का आदेश कब दिया था, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्टिंग में यहाँ पर आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन यही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है कि कांग्रेस ने कब इसको यहाँ पर आदेश दे दिया था इसको पब्लिश करने के लिए। तो याद रखना वो था आपका 4 जुलाई 1776। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हो कि जॉन डनलप द्वारा, ठीक है, जॉन डनलप द्वारा मुद्रित स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को महाद्वीपों और परिसंघ के रिकॉर्ड कांग्रेस और संवैधानिक सम्मेलन 1774 to 89 रिकॉर्ड समूह ऑफ 360 राष्ट्रीय अभिलेखागार और आप महाद्वीप कांग्रेस को 4 जुलाई 76 को स्वतंत्रता की घोषणा को इन्होंने अपनाया था। प्रिंटेड बाय, ये पूछा जाए तो याद रखना जॉन डनलप है। ठीक है, तो किसने प्रिंट किया था? जॉन डनलप ने किया था। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की डेट क्या है? 4 जुलाई 1776। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर बराबर आप सभी करते रहिएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति का समापन किस संधि से हुआ था? विच ट्रिटी कॉन्क्लूडेड द अमेरिकन रेवोल्यूशन? आपके ऑप्शन हैं ट्रिटी ऑफ यॉर्कटाउन, ट्रिटी ऑफ लंदन, ट्रिटी ऑफ फिलाडेल्फिया या ट्रिटी ऑफ पेरिस। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अमेरिका की क्रांति का समापन जो है किस संधि से हुआ था। तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि अमेरिका की क्रांति जो हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ था, उसका समापन किस संधि से हुआ था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिटी ऑफ पेरिस। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रिटी ऑफ पेरिस जो हुई थी, ये लास्ट ट्रिटी ऑफ पेरिस थी, ये लास्ट संधि थी। उसके बाद आपको ये रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा कि ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हो कि कांग्रेस ने 15 अप्रैल को 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ क्रांतिकारी का युद्ध समाप्त करने वाली शांति के प्रारंभिक लेखों की पुष्टि की थी। 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे क्रांतिकारी युद्ध को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा दिया गया था। तो वो कौन सी थी? ट्रिटी ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इनमें से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति थे? व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस? आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था आपका? 1914 में, 1914 में।
और ये कब तक चला था, 1980 तक। तो इसके दौरान पर यूएस का राष्ट्रपति, यूएस के प्रेसिडेंट कौन है ये पूछा जा रहा है। विलियम हेनरी हैरिसन, वुडरो विल्सन, वैरन गे हेडिंग या फिर हर्बर्ट होवर। तो जल्दी से बताइए कि उस समय कौन प्रेसिडेंट था, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जब पहला आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय यूएस का प्रेसिडेंट कौन था। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले तो याद रखना राइट आंसर होगा वुडरो विल्सन। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी दिया है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन की बात करते तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, वुडरो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। वे एक अमेरिकी विद्वान और राजनेता थे। उन्हें उनकी विधायी उपलब्धियों और उनके उच्च विचारधारा वाले आदर्शवाद के लिए याद किया जाता है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपने देश का नेतृत्व किया था। वह राष्ट्रीय संघ के निर्माता और प्रमुख अधिवक्ता बने। इसके लिए उन्हें 1919 का शांति का नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि लीग ऑफ नेशन के लिए नोबल प्राइज जो मिला था पीस के लिए 1919 में, वो किसको मिला था, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा, वुडरो विल्सन। क्लियर हो गया। ये भी आ सकता है तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि कई चीज़ आपको ऐसे लगती है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस है, टॉपिक में था नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ वो टॉपिक से रिलेटेड आप लोग पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसके थ्रू भी आपके टॉपिक में जो नई नई चीज़ें वो भी आपको देखने को मिलेंगी और उससे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध में इनमें से कौन सा राष्ट्र तटस्थ रहा। इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन रिमेन न्यूट्रल। आपके ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, मैक्सिको या ऑल ऑफ दी अबव। तो जब पहला युद्ध हुआ था उस समय पर कौन सा नेशन जो आपके राष्ट्र है वो तटस्थ रहे, तो वो आपके नॉर्वे भी था, डेनमार्क भी था और मैक्सिको भी था। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी स्टूडेंट ने इसका डी लगाया वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, आप लोग देख लो। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के तटस्थ रहने वाले कुछ देश यूरोप में है, लाइक नॉर्वे, ठीक है, आपका स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, चिली और आपका अर्जेंटीना। इसमें से कुछ भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये आपको सारे नाम पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी नाम हो सकता है। इस क्वेश्चन में चलो आपके सारे ऑप्शन सही थे लेकिन वहाँ पर कुछ और नाम दे देगा तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो ही आप इसको ईजिली से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आपसे पूछा है इनमें से कौन प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक आप सभी ने करा है, तो अब आप जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका क्या कारण था, आपके आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मन सहयोगी ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, इसलिए हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको देखने को मिलता है। या दोनों ही ये रीज़न है या फिर ये दोनों ही गलत हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर मेन कॉज क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, क्यों प्रथम विश्व युद्ध आपका यहाँ पे शुरू होता है। तो जिसने भी अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप लोग कमेंट करके इसको डिटेल में इन शॉर्ट में बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो याद रखना इसका कारण था ऑप्शन नंबर ए। आपके यहाँ पर फर्डिनेंड की जो हत्या की गई थी उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको ये देखने को मिलता है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। 1914 तक के निर्माण के वर्षों में अलग अलग घटनाएं हुई थी जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन मुख्य कारण जो कहा जा सकता है वह दक्षिण स्लाव राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिप द्वारा ऑस्ट्रेलिया के आपके आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बाय की हत्या की गई थी, जिसके